जय गुरु जी महाराज का हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है। और आज तकरीबन 70-80 बार तो गुरु जी खुद ही करवा गए थे मुझसे सत्संग। आज मेरा 348 सत्संग है। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मैं तकरीबन 70-80 बार गुरु जी के यहाँ गया उनके होते हुए, क्योंकि मेरी जगह जगह पोस्टिंग्स थी। और जब भी मैं गुरु जी के यहाँ गया, मैं तकरीबन 5-6-8 फुट के अंदर गुरु जी के पास बैठता था। और जब भी मुझे चांस मिलता था तो मैं उनसे कुछ न कुछ बातें करता था। और जो मैं आज आपको बताऊंगा वो गुरु जी की खुद कही हुई हैं। जो भी सत्संग मैं सुनाऊंगा आज, वो सत्संग या तो मेरे साथ हुए या मेरे सामने हुए हैं। गुरु जी का हुक्म था जो सत्संग मुझको आपको सुनाना था, सबसे पहले उसी से शुरू करूंगा। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। बहुत बुरा अटैक था। बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था। मिलिट्री ऑफिसर था, इसलिए मुझे आरएनआर हॉस्पिटल, जो तब बेस हॉस्पिटल में होता था, उनके डॉक्टर्स ने मुझे डीआई लिस्ट पे डाल दिया था। और मुझे कहा गया था कि आपको बस टोटल रेस्ट, कोई दवाई तब नहीं थी, आज भी कोई दवाई नहीं है, मगर प्रिवेंटिव मेडिसिन आजकल कुछ आ गई हैं जो आपके लिवर को स्ट्रांग रखती हैं। मुझे ये हेपेटाइटिस जब भी हो गया तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी आप करना चाहें तो आप उसको करिए। तो मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी शुरू कर दी, विच इंक्लूडेड आयुर्वेदा, एक्यूप्रेंचर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, तरह तरह की, और होम्योपैथी। कोई मेडिसिन का तरीका मैंने ऑल्टरनेट छोड़ा नहीं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तकरीबन 1 महीना हो गया था, तब गुरु जी पहली बार दिल्ली में आए थे 95 में, जून का शायद महीना था। और उन्होंने ग्रेटर कैलाश में एक बेसमेंट के अंदर अपना आश्रम बनाया था। तो एक एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी जलंधर से। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे एक गुरुजी आए हैं, अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको गुरुजी के यहाँ ले जाऊंगी। मैंने इंस्टेंटली बोला कि हाँ, मैं गुरुजी के यहाँ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम था, ना मैंने कोई सवाल किया, ना कोई डाउट था मेरे दिमाग में कि गुरुजी कौन है, किसके पास लेके जाने वाली हैं, क्या करेंगे, वो कुछ नहीं मालूम था। मैंने हाँ कर दी। वो शाम को आई, अपनी कार में मुझको लेके गई और हम ग्रेटर कैलाश पहुंचे। हालांकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मैंने अपना कमरा तो छोड़ो, अपना बेड ही नहीं छोड़ना है। बट आई ड्रोव दिस अबाउट 15-18 किलोमीटर्स टू ग्रेटर कैलाश। बेसमेंट में 5-6 सीढ़ियां थी, मैं सीढ़ियों से उतरा। संगत बैठी हुई थी, सेंटर में रेड कार्पेट था, सामने गुरुजी बैठे थे। मैंने जो गुरुजी को देखा, नेक्स्ट 45 सेकेंड्स लगे मुझे तक गुरुजी के यहाँ पहुंचने के लिए। मुझे कहा गया था उनके पांव छू देना, मैंने पांव छू दिया। गुरुजी ने एकदम अपना हाथ उठा के मेरे शोल्डर पे रखा, फिर मेरे सिर पे रखा और बोला, चोपड़ा तेनू ठीक कर देता, तेरा कल्याण हो गया, यू आर ऑल राइट। ही सेड दीस 3 सेंटेंसेस वन आफ्टर द अदर। उसके बाद उन्होंने कहा चलो उत्थे बैठ जाओ। मैं दीवार के पास जाके बैठ गया। 7-8 फुट की दूरी थी गुरुजी जहां बैठे हुए थे, और दीवार के साथ मैं पीछे बैठा। और गुरुजी ने तब अमृत बनाना शुरू किया। विद इन नेक्स्ट 4-5 मिनट्स अमृत कैसे बनाते थे? सेवादार एक ट्रे के अंदर स्टील के टम्बलर्स में पानी लाते थे। गुरुजी एक एक गिलास को उठाते थे, एक चंदन की माला थी उनके पास, वो माला को पानी के अंदर घुमाते थे और कुछ मंत्र बोलते थे। उसके बाद वो पानी अमृत बन जाता था। पहला ग्लास अमृत का गुरुजी ने मुझे दिया, फिर अमृत बनाते गए, दूसरों को देते गए। जो मेरा ग्लास खत्म होता था, फिर अमृत का एक ग्लास गुरुजी मुझे देते थे। इस तरह गुरुजी ने मुझे 8 ग्लास अमृत के उस नेक्स्ट अबाउट 7-8-10 मिनट्स के अंदर पिला दिए। 8 ग्लास, तकरीबन 2 लीटर के करीब। उसको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं हुई कि मैंने इतना अमृत पी लिया। भजन चलते रहे। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। जब लंगर शुरू हुआ तो जो एयर मार्शल की वाइफ थी, खुद डॉक्टर थी, मेरे साथ बैठी थी, बोलने लगी कि देखो, एज अ डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि ये जो लंगर है इसमें देसी घी है, आपके लिए ये ठीक नहीं है, मेडिकली यू शुड नॉट बी हैविंग देसी घी। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा। शी टोल्ड मी मर्जी आपकी है, बट दिस इज सपोज टू बी प्रसाद। तो मैंने लंगर खाना शुरू किया। एक प्लेट एक दिनों को मिलती थी तब, और 2 रोटियां थी, सब्जी दाल थी। और मैंने जब दूसरी रोटी खा रहा था, आधे रास्ते में था, तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए। उनके हाथ में कुछ रोटियां थी। यूं मैंने दूसरी रोटी खत्म की तो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे एक और रोटी दे दी। मैंने वो भी रोटी ले ली और मैंने वो भी खा ली। उसके बाद गुरुजी ने बोला चलो उठो, हूं तुसी जाओ। ही अपेरेंटली वांटेड अस नॉट टू बी देयर फॉर टू लॉन्ग, और कहा कि परसों आइयो, टेस्ट करा के आइयो, फौजी आदमी है, पढ़िया लिखिया है, और उसके बाद रिजल्ट लेके आना। वी वेंट। देन नेक्स्ट डे रिजल्ट, ब्लड टेस्ट दिया। एक दिन बाद रिजल्ट आया और बिलिरुबिन काउंट स्टीपली डाउन आ गया। मैं बहुत खुश हुआ, ऑफ कोर्स फैमिली गॉट वेरी एक्साइटेड, और मुझे लगा कि वाह, हम तो बिल्कुल भगवान के साथ भगवान को मिल लिए।
और उस दिन शाम को जब आया तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, और जो हम सीढ़ियों से नीचे उतरे तो गुरुजी अपनी अपने सिंहासन से उठ के हमारी तरफ आए, बोले सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई सी की गल है। तो बिफोर माई वाइफ को रिप्लाई शी से नो नो दसन दी लोड़ नहीं है, मैंने सब पता है क्यों नहीं आई सी। एंड देन ही सेड चल ਤੁਹਾਡੀ फाइल खोल देना। एंड नो फाइल खोलना meant that he will tell some things about you which normally no outsiders would know. And Guruji told 10, 12 things about her, and everything Guruji said was absolutely true. So he said, see, I कल्याण करता ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਡ ਵਨ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ करा के अगले दिन आइयो और उदो ਤੁਹਾਡਾ काउंट 3 होएगा। मैंने कहा गुरु जी जितनी तेजी से नीचे काउंट उतर गया है 3 नहीं, अब तो 1 से भी कम होगा, विच इज वेरी नॉर्मल। इसे कोई गल नहीं, टेस्ट करा के आओ। दी काउंट वाज एग्जैक्टली 3। सो अब मैं गुरु जी के और सत्संग, ये मेडिकल का सत्संग है, एक और मेडिकल का सत्संग जो मेरे साथ पैरेलली में एक किसी और का हो रहा था। एक मेजर जनरल थे आर्मी के, एनुअल मेडिकल के लिए गए थे और उनको हॉस्पिटल में बताया गया था, आर्मी हॉस्पिटल में, कि आपका हार्ट फुल्ली ब्लॉक है। तो उन्होंने फुल्ली ब्लॉक हार्ट मीन्स इट्स अ सीरियस कंडीशन, उनकी प्रमोशन ड्यू थी, उनको वैसे भी इतनी सीरियस कंडीशन के लिए वरी हो गई थी। उस जमाने में स्कॉट्स का नया नया हॉस्पिटल खुला था, डॉक्टर त्रेहन बाहर से आए थे और उन्होंने बाईपास सर्जरी होती थी, ओपन हार्ट सर्जरीज होती थी। एक रिलेटिवली सीरियस, जैसे आज स्टेंट वगैरह लगा देते हैं, वो ऐसा नहीं था, वो सीरियस ऑपरेशन था। जनरल साहब को बोला गया कि आप वहां जाइए, वो गए और उन्होंने जाके टेस्ट कराया तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनके 100% ब्लॉकेज है। 100% ब्लॉकेज का जो मैं समझता हूं कि वो सारी आर्टरीज 50% ब्लॉक है। तो उनको एक अपॉइंटमेंट दी गई, फिक्स हुआ, 1 हफ्ते के बाद वो अपना ऑपरेशन कराएंगे। तो सारी फैमिली, जो बच्चे उनके आउट स्टेशन कहीं रहते थे वो भी आ गए, सारी फैमिली इकट्ठी होनी शुरू हो गई। उनको लगा बहुत सीरियस बात है, ऑपरेशन है। तो किसी ने उनको बताया कि एक गुरुजी हैं, वो आजकल दिल्ली में आए हों ग्रेटर कैलाश में, तो अगर आप समझो सुना वो हील कर देते हैं, आप उनके पास जाइए। तो जनरल साहब कहने लगे भैया पढ़े लिखे लोग हो, कैसी बातें करते हो, ऐसे कोई गुरु ठीक कर सकते हैं जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कॉट्स और आरएनआर ने बोला है कि हमें फुल ब्लॉकेज है तो ऑपरेशन तो होना ही पड़ेगा। तो माने नहीं। फिर एक दिन और गुजर गया और किसी और ने फिर बोला कि आपका क्या जा रहा है वहां पे, तो अगर आप ब्लेस हो गए, कल्याण हो गया तो ऑपरेशन से बच जाओगे। सो दे डिसाइडेड कि सारी फैमिली के हम आएंगे। जिस दिन वो जनरल साहब आए तो मैं भी वहां था। गुरुजी ने उनको अपने चैम्बर में भेजा और बोला कि 4 पाई पे लेट जाओ और पान के पत्ते मंगवाए, उनकी चेस्ट के ऊपर पान के पत्ते रखे और उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र बोले। उसके बाद 15-20 मिनट उनको वहां देखते रहने दिया और बाद में गुरुजी ने उनको बाहर बुला के बोला कि चलो ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ हार्ट दा ब्लॉकेज खत्म, आर्टरीज क्लियर, टेस्ट कराओ, तसल्ली करो और ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो गया। And they went next day to a Scots hospital and told them that this is what has happened and we would like the heart to be checked again. उन्होंने कहा कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, 8-10 हजार रुपए का खर्चा है। तो उन्होंने टेस्ट किया एंड दे फाउंड दैट देयर वाज नो ब्लॉकेज। उन्होंने जब इनसे पूरी कहानी सुनी, ऐसे गुरुजी आए हैं, तो अगले दिन कई डॉक्टर्स वहां से गुरुजी के यहाँ आए और कई डॉक्टर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहन गुरुजी के साथ जुड़ गए। उसके बाद ऑफकोर्स उसके बाद जो उन्होंने एडवांस पैसे वगैरह दिए हुए थे, उस टेस्ट के भी जो 8-10 हजार लेने थे वो भी नहीं लिए और जनरल साहब बिकेम मेडिकली एब्सोल्युटली फिट। वेदर वो उसके बाद उनको प्रमोशन मिली नहीं मिली मेरे को उसके डिटेल्स नहीं मालूम है, मगर मैं बताए आपको ये 2 मेडिकल रिलेटेड सत्संग। मैं और अब सत्संग सुनाऊंगा, दे आर नॉट नेसेसरली मेडिकल रिलेटेड बट विल शो यू द पावर ऑफ गुरुजी एंड हाउ गुरुजी डू मिरेकल्स। एक और गुरुजी के भगत थे एयरफोर्स के, वो भी पायलट थे। यहाँ पे एक वीआईपी स्क्वाड्रन है, उसमें डॉर्नियर एयरक्राफ्ट होते थे, उस स्क्वाड्रन में के वो सीओ थे, वो भगत थे गुरुजी के। और उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है, उस तरफ मेरे को पंजाब में कोई ट्रेनिंग फ्लाइट करनी है, मैं आदमपुर की फ्लाइट प्लान कर रहा हूँ, तो अगर आप ठीक समझो तो हम जलंधर में ट्रेनिंग करके उसके बाद बीच में जाके गुरुजी के यहाँ दर्शन कराएंगे, उनसे ब्लेसिंग्स ले आएंगे। तो मैंने कहा गुड आइडिया। तो मैं भी मान गया। नवंबर का महीना था, मेरे ख्याल 12-13 नवंबर की डेट थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, अचानक विजिबिलिटी गिर गई। हम जहाज में बैठे हुए थे, विजिबिलिटी हमारे एज अ पायलट की जो लिमिट होती है उसके नीचे हो गई और इसलिए हमको स्टार्टअप की क्लियरेंस नहीं दी गई। एक दिन पहले ही मैंने गुरुजी के यहाँ जलंधर आश्रम में किसी सेवादार से बात करके पूछ लिया था कि गुरुजी वहां पे हैं, और उस
जो भी वो था सेवादार, उसने जाके गुरुजी को ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये लोग पूछ रहे थे, कोई पायलट हैं, वो जहाज से आने वाले हैं कल। तो गुरुजी को पहले ही पता लग गया था कि हम आने वाले हैं। मगर फाइनली जब तक हमारे को विजिबिलिटी क्लियर हुई तो 12 बज गए, और 12 बजे जब हमने टेक ऑफ किया, आदमपुर में लैंड किए, गाड़ी ली वहां से, और उसके बाद जब हम जलंधर आश्रम पहुंचे तो 3 सवा 3 बज चुके थे। उस टाइम जब हम गए तो आश्रम में 4-5 संगत बैठी हुई थी और भजन चल रहे थे। गुरुजी नहीं थे, अपने चेंबर में रेस्ट कर रहे थे। तो जब हम बैठे तो वहां पे किसी संगत ने पूछा, आप लोग दिल्ली से आए हो, आप लोग पायलट हो? हमने कहा हाँ। बोले सुबह से गुरुजी बातें कर रहे हैं आपकी। तो हम घबरा गए, हमने कहा तो डांट पड़ेगी गुरुजी से कि हमने तो सवेरे आना था मगर आ ही नहीं पाए। तो 4 बजे, 4 सवा 4 गुरुजी अपने चेंबर से बाहर निकले। जो निकले तो हमने उठ के पांव छुए, पहले ही बोल दिया सवेरे आना सी, एनी लेट क्यों आए, की हो गया? एंड बिफोर वी कुड से एनीथिंग गुरुजी से नहीं नहीं नहीं, मैंने सब पता है, कुछ दसन दी लोड, बैठ जाओ। हर बार जब वो बात करते थे हमको लगता था एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमारे को हो गई है। तो हमको बोला गया था कि अगर टेक ऑफ करनी है तो 6 बजे से पहले हमको आदमपुर में पहुंचना पड़ेगा। तो अगर 6 बजे हमें वहां पहुंचना है तो हमको 5 बजे गुरुजी के यहाँ आश्रम से निकलना था। तो 4:45 मैंने ऐसे घड़ी की तरफ देखा और गुरुजी ने मुझे घड़ी की देखते हुए देख लिया। गुरुजी बोले पहला तो लेट आंदे हो, फिर उन घड़ियां देखते हो। मैं कहा नो 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 गुरुजी, ऐसे मेरी नजर चले गई, कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो आपके पास आए हैं, हम तो यहाँ रहेंगे जितनी देर भी आप का हुक्म होगा। तो हम बैठे रहे, फिर 7 बज गए, 8 बज गए। 8 बजे गुरुजी ने कोई इशारा किया किसी सेवादार को। वो सेवादार 2 साड़ियां और 4 लड्डू, लवली के लड्डू के डिब्बे लेके आ गया। और उन्होंने, गुरुजी ने हम दोनों को बोला चलो उठो। एंड ही गेव 1 साड़ी एंड 2 बॉक्सेस टू बोथ ऑफ अस फॉर आंटी, आंटियां ली है, और बोला तुसी हुन जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो हम कहाँ जाएंगे, हमने तो दिल्ली वापस सवेरे ही जाना है, तो हम तो यहाँ लंगर खा के जाएंगे। तो गुरुजी नहीं 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 नहीं, हुन तुसी जाओ। नॉर्मली गुरुजी विल नेवर आस्क यू टू लीव बिफोर हैविंग लंगर, बट ऑब्वियसली ही हैड समथिंग इन हिज माइंड, यू वोंट बिलीव इट। 9 बजे जब हम आदमपुर बेस पहुंचे तो गेट पे ही हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस थी कि स्पेशल क्लियरेंस आ गई है, नाइट फ्लाइंग के लिए हम टेक ऑफ कर सकते हैं अगर जाना चाहें तो भी। और श्योर इनफ रनवे की लाइट्स ऑन थी। हमने अराउंड 10 o'clock फाइनली टेक ऑफ किया वहां से, और 11:15 घर पहुंच गए। कैसे गुरुजी ने ये सारी स्कीम बनाई, कैसे उन्होंने हमें लंगर खाए बिना ही भेज दिया। गुरुजी हैड हिज वेज ऑफ knowing what was going on, controlling and coordinating things, the way they were to be. तो रास्ता निकालते थे गुरुजी हर चीज के लिए, हमारे मेडिकल के लिए निकालते थे, हमारी हर चीज के लिए गुरुजी रास्ता निकालते थे। एक बार मैं गुरुजी के हम जा रहा था, मैंने सोच रखा था कि मैं 7 बजे पूरे आश्रम पहुंच जाऊंगा। ग्रेटर कैलाश में जब थे तो मेरे को पता था कि रास्ते में 10-12 रेड लाइट्स आती हैं, रास्ते में सारी की सारी ग्रीन थी जब तक मैं गुरुजी के यहाँ पहुंचा। तो गुरुजी क्या क्या करा देते हैं। गुरुजी के यहाँ बहुत सो कॉल्ड वीवीआईपी आते थे। मैं पर्सनली तो बिलीव करता हूँ इस दुनिया में कोई वीआईपी नहीं है, वीवीआईपी तो छोड़ो, सब ऑर्डिनरी इंसान है। कोई बड़ा बन जाता है, कोई छोटा बन जाता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी एकेडमिक कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और गुरुजी के यहाँ तो वैसे ही किसी मंदिर में भी कोई वीआईपी का कल्चर ही नहीं होना चाहिए और कोई होता भी नहीं। तो मगर कई लोग आए और मुझे बहुत लोगों से गुरुजी ने बातें करने के लिए कहा। चीफ मिनिस्टर मायावती आए, भजन लाल आए, टीएन शेषन आए, प्राइम मिनिस्टर आए, वीपी सिंह आए, प्रेसिडेंट आए, कई बहुत लोग आए। और एटलीस्ट 5-6 लोगों के साथ मुझे गुरुजी ने अपने चेंबर में भेजा कि जाओ इनके साथ बात करो। हर जिले की अप्रोच डिफरेंट थी। जैसे वीपी सिंह आए चुप करके, जैसे प्रॉपर भगत होते हैं, बिल्कुल आगे फ्रंट रो में बैठे हुए थे, चुप करके सिर नीचे और भजन सुन रहे थे, विदाउट हैविंग एनी एयर्स ऑफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। बट जैसे मायावती आई और भजन लाल आए, में थोड़ी वीआईपी कल्चर नजर आ रहा था कि फीलिंग कि हम तो चीफ मिनिस्टर हैं, हम तो 1-to-1 मिलना चाहते हैं गुरुजी के साथ। बट जब गुरुजी ने मुझे कहा कि जाओ इन्होंने मेरे चेंबर चले जाओ, इन्होंने कहानियां सुनाओ, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस आइडिया कि ये कौन है, वही कर्नल रैंक का अफसर हमको कहानियां सुनाने वाला है, हु इज ही टू इवन टॉक टू अस, लीव अलोन ब्लेस। हालांकि मैंने जो उनको सुनाना था उनसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके पास जानी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब टीएन सेशन आए तो एक कोने में खड़े थे। ही वॉज वेरी वेरी क्लियर व्हेन ही हैड कम। बड़े पढ़े लिखे थे, बहुत अपराइट ऑफिसर थे। तो एक दीवार के साथ खड़े थे और हाथ में उनके कॉपर का लोटा था। गुरुजी ने कहा जाओ चोपड़ा उनके साथ बातें करो। एंड आई टोल्ड मिस्टर सेशन कि मुझे गुरुजी का हुक्म है आपको कहानियां सुनाने के लिए, तो मैं सुनाऊंगा। ही आस्क्ड मी हु आर यू। I said, I am Guruji's Bhagat. I didn't even tell him my name, but I said, my instructions are to tell you
माई स्टोरी। सो मैंने उनको स्टोरी सुना, उन्होंने चुप करके सुनी, उन्होंने एक दो मुझसे सवाल किए टू क्लियर हिज डाउट्स व्हिच आई क्लियर्ड फॉर हिम, एंड he took Guruji's blessings in good sense and in very very appropriate way. गुरुजी वॉज एक्सट्रीमली कंसिडरेट। मैं बताना चाहता हूं कि मैं फौजी और बड़े फौजी जो लोग जुड़े हुए थे, ज्यादातर शुरू में फौजी लोग ज्यादा जुड़े हुए थे, तो जगह जगह से पोस्टिंग, मेरी असम में पोस्टिंग थी, साउथ इंडिया में पोस्टिंग थी, मैं अब्रॉड पोस्टेड था, तो जब भी मुझे मौका मिलता था मैं आता था। गुरुजी वॉज वेरी कंसिडरेट। जब भी पहले जिस दिन मैं आता था पूछते थे, गुरुजी कितने दिन ले आया, मैं कहा गुरुजी एक हफ्ते। सो गुरुजी विल से दैट ठीक है, ही वुड नो दैट अपने बच्चों बच्चों के काम के लिए, उनकी एडमिशन के लिए आया होगा, अपने ऑफिशियल कुछ काम के लिए आया होगा, तो ही वुड से ठीक है एक हफ्ते 2 दिन इतने आना है, 5 दिन अपने दोस्ताना विस्की पी लिए। तो गुरुजी वॉज एक्सट्रीमली कंसिडरेट. Guruji was also very considerate for women who would come to Guruji, and some of them would come alone and would have driven themselves. और जब वो उनको वापस जाना था तो गुरुजी को रहता था कि दे मस्ट बी एस्कॉर्टेड, कोई गाड़ी आगे पीछे होनी चाहिए, स्पेशली जब आश्रम शिफ्टेड टू एवलॉन रिसोर्ट्स एम्पायर स्टेट में, तो उधर जो सड़क थी एमजी रोड, तब कोई मेट्रो नहीं था, वहां कोई दुकानें वगैरह नहीं थी, खाली सड़क थी, सिंगल वे सड़क थी और अंधेरा रहता था। लेडीज तो छोड़ो कि हम सबको भी रात को अगर गुड़गांव साइड स्पेशली जाना है तो थोड़ा डर लगता था, बिकॉज यू डिड नॉट नो कि रास्ते में कोई रोक लेगा आपको। तो गुरुजी वाज वेरी कंसिडरेट। एक दिन हम आफ्टर लंगर लाइन में खड़े थे गुरुजी को परमिशन लेने के लिए, 10 बजे का टाइम था, मेरे आगे एक लेडी थी, पीछे मैं था। जब वो लेडी ने पाँव छुए तो गुरुजी नॉर्मली नेवर स्टॉप दैट लेडी, बिकॉज वो अकेली आती थी और आती भी गुरुगांव से। तो उस दिन गुरुजी ने कहा नहीं अजय नहीं जाना, बैठ जाओ थे। तो शी द लेडी सैट एंड जस्ट बिहाइंड वाज मी, इससे चोपड़ा तुझे भी नहीं जाना, जाओ उन्होंने आंटी ना बैठो ते गल्ला कर। और उन्होंने बात शुरू की, आप कौन है, कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने इससे कि मैं कपूरथला पंजाब का हूँ। तो उसने कहा अरे कपूरथला में तो मेरी बहन रहती है। तो मैंने कहा छोटा सा शहर है, अगर आप मुझे बता देंगे उनका नाम तो शायद मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने जो नाम बताया वो मेरी मदर का नाम, यानी कि शी वॉज द फर्स्ट कजन ऑफ माई मदर। आई कुड नॉट बिलीव दैट गुरुजी वुड मेक 2 people सिट, और उनको उनका इतना क्लोज रिश्ता होगा, और गुरुजी कैसे हमको दोनों को बिठा देंगे। तो मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा अरे ये तो नाम मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा कैसे सुना है? मैं कहा जब मैं छोटा था क्लास 6 में मेरी मदर के साथ मैं कलकत्ता गया था। कलकत्ता में वो किसी के घर में रहे थे, और वो जो घर में रहे थे तो वहां पे ये एल्डर्स आपस में बातें करते थे, और बातों में एक नाम वो लेते थे, वो किसी लड़की का नाम लेते थे, ये गोगो नाम था उस लड़की का, और उसके बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बोलते थे। और मेरे दिमाग में ये था कि कभी ना कभी मैं इस लड़की को मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैंने इतना अच्छा सुना है। वो गोगो जिसके बारे में इन माई क्लास 6 जिसका नाम मैंने कभी सुना था, जो किसी हॉस्टल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, वो गोगो मेरे साथ बैठी। और कैसे 30 इयर्स के बाद हम ऐसे मिले, हालांकि पहले मैं उनको 30 ईयर पहले भी उनका नाम ही सुना था। तो गुरुजी ने कैसे हमको कनेक्ट कर दिया, और आज भी हम इतनी क्लोजली जुड़े हुए, इट्स लाइक अ वेरी वेरी क्लोज फैमिली। और वो गुरुजी की बहुत बड़ी भगत, मेरे से भी ज्यादा बड़ी भगत थी शुरू से, आज भी है। तो कैसे गुरुजी ने हम दोनों को कनेक्ट किया, बहुत लोगों को गुरुजी ने ऐसे कनेक्ट किया, मुझे बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हो। एक बार दोपहर का टाइम था, मेरी वाइफ को सो रही थी, उनको एकदम सपना आया और वो चौंक के उठी और मुझे बोली कि मैंने सपने में गुरुजी को देखा है, और गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर्स पहनी थी और स्नीकर्स पहने हुए थे। और मैंने कहा ना ना ना, ऐसे नहीं कभी हो सकता, मैं तो गुरुजी को, हमने तो हमेशा अपने उसके रोब्स में ही देखा है। तो बोली चलो आज गुरुजी के चलते हैं। मैंने कहा चलो आज जल्दी चलते हैं। नॉर्मली 5 बजे के बाद लोग आते थे एम्पायर स्टेट में, तो हम 4 बजे ही जाके हमने कहा चलो गुरुजी के यहाँ पहले ही चले जाते। तो हम जब पहुंचे तो एक और लेडी स्टेयर्स पे बाहर बैठी थी, हम भी जाके बैठ गए। 5-7 मिनट बाद दरवाजा खुला, और दरवाजे के अंदर गुरुजी खड़े थे, और गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर्स पहनी हुई थी, स्नीकर्स पहनी हुई थी। माय गॉड, हम उठ के एकदम खड़े हो गए। तीनों जिनों को गुरुजी ने अंदर बुला लिया। गुरुजी ने छलांग मारी और साइड में एक साइड बोर्ड था, उसके ऊपर बैठ गए चौंगली मार के। मुझे और मेरी वाइफ को अपनी एक एक बाजू में पकड़ लिया, और 3-4 मिनट में हमसे दोनों से बातें करने लगे, पूछने लगे बच्चों के बारे में टू अस। ऑफ कोर्स उसके बाद गुरुजी अपने चेंबर में चले गए, हम बैठ गए, और जो रेस्ट ऑफ द डे प्रोसीडिंग्स थी, मैं गुरुजी के साथ, जैसे बताया कि मैं गुरुजी के कोशिश करता था नजदीक से नजदीक बैठूं, ताकि मैं गुरुजी की दूसरे लोगों के साथ कन्वर्सेशन सुन सकूं, और मैं गुरुजी से अपने माइंड और डाउट्स को क्लियर कर सकूं, या दूसरों के डाउट्स को क्लियर सकूं।
गुरु जी ने मुझे पहले दिन ही, पहले इंस्टेंट में, विद इन 45 सेकेंड्स ऑफ माई प्रेजेंस ही ब्लेस कर दिया था। तो आई वॉज एक्सट्रीमली प्रिविलेज टू हैव बीन ब्लेस्ड सो क्विकली। बहुत लोग मुझे बोलते थे कि गुरु जी के साथ हम कितने सालों से जुड़े हैं, हमारे से कभी गुरु जी ने बात नहीं की, गुरु जी ने कभी हमको हमको ये फीलिंग नहीं हो रही कि गुरु जी ने हमको ब्लेस कर दिया, क्या हमारी प्रॉब्लम हल हुई नहीं हुई। बहुत लोग ऐसे बातें करते थे, मुझसे कई बार लोगों ने ऐसे पूछा था। तो मैंने ये सवाल गुरु जी से डायरेक्टली पूछा। मैंने कहा, गुरु जी लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको तो कर दिया ब्लेस इंस्टेंटली, और हमको तो इतने सालों से आ रहे हैं, हमारे को तो अभी पता ही नहीं है ब्लेसिंग मिली है कि नहीं मिली। तो जो गुरु जी ने बताया, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु जी से, जो गुरु है ना, उसके पास एक एक्सरे विजन है, यानी कि गुरु की आंखें और दिमाग इंसान को थ्रू एंड थ्रू देख लेता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गुरु की जो एनर्जी है ना, ब्लेसिंग, वो सारे डायरेक्शन में, जो मेरे आगे है, पीछे, लेफ्ट में, राइट है, सबको ब्लेसिंग इक्वली जा रही है। मगर जिस दिन तुम आए, मैंने आपको थ्रू एंड थ्रू देख लिया, और जो मैं आपको एयरफोर्स की लैंग्वेज, आप एयरफोर्स के, आपकी लैंग्वेज में बताता हूं कि मैं जो एनर्जी देना चाह रहा था, उसको लेने के लिए तुम्हारा रेडार का एंटीना बिल्कुल मेरे साथ फुली अलाइन, वो फुली अलाइन था। इसलिए मैंने जब आपको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी दी, विद इन दैट 45 सेकेंड्स ऑफ योर वॉक, जैसे कमांडर शर्मा अंकल ने बाद में किताब भी लिखी कि ब्लेसिंग्स रेडी। गुरु जी ने हमें बताया मुझे कि तुम वो पहले दिन ही ब्लेसिंग्स लेने के लिए फुली रेडी थे, इसलिए मैंने आपको दी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु जी नहीं ब्लेस कर रहे, गुरु जी तो सबको ब्लेस कर रहे हैं, मगर आप उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं, आप फुल्ली जुड़े हैं कि नहीं, अनकंडीशनल फेथ है कि नहीं आपका, आपके दिमाग में इफेंट बट तो नहीं है, आप कंफ्यूज आंटी तो नहीं हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये गुरु जी ने खुद समझाया कि आपको रेडी होना है, आपका एंटेना फुली अलाइन होगा तो आप ब्लेसिंग लोगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे गुरु जी कई बार लोगों को, कई बार अक्सर लोगों से पांव दबाते थे, काफ्स दबाते थे, बाजू, शोल्डर, ऐसे दबाते थे लोगों से, तरह तरह के लोगों से कराते थे। मुझसे भी 3-4 बार कराया। मगर बहुत और लोग थे जिनसे गुरुजी पांव वगैरह बहुत ज्यादा दबाते थे मुझसे। मेरी वाइफ और मेरी डॉटर्स मेरे साथ जाती थी, वो बड़ी एनवियस थी कि आपसे गुरुजी ने पांव दबाए, हमसे कभी नहीं दबाए। तो मैंने गुरुजी से इसी सवाल सीधा कह दिया कि मेरी वाइफ और मेरी डॉटर्स कहती हैं वो एनवियस हैं कि आपसे दबाया और हमसे नहीं दबाया। तो मैंने गुरुजी से, तो गुरुजी ने क्या बताया, गुरुजी से 2 बातें कहते, एक तो मैं किसी से दबाता हूं तो उसको जो मेरी एनर्जी ट्रांसफर है दैट इज मच फास्ट। तो मैं उन लोगों से ज्यादा दबाता हूं जिनको या जिनकी फैमिली के किसी मेंबर को एनर्जी ट्रांसफर की मच मोर रिक्वायरमेंट। तो मैं क्लियर हो गया। एक बार एक लेडी, कोई रॉयल फैमिली की थी राजस्थान में, उनकी 3 बेटियां थी, वो गुरुजी के यहाँ आई। शायद वो गुरुजी को पहले से जानती थी, उनकी भगत थी। वो गुरुजी के पास आई, उन्होंने गुरुजी के साथ कोई बात की। मैं नजदीक बैठा था। गुरुजी ने उनको बोला, जाओ तुसी मेरे चेंबर जाओ, एंड साइमल्टेनियसली ही टोल्ड मी, चोपड़ा तुसी भी इन्हां दे नाल जाओ पर चेंबर विच इन्हां दा गला। सो एंड आई स्टार्टेड नरेटिंग माय सत्संग टू देम। और जो मैंने अभी शुरू ही किया था, कुछ ही सेंटेंस बोले थे तो गुरुजी खुद ही आ गए। तो मैंने समझा कि अब गुरुजी आ गए तो मेरा काम खत्म है, तो मैं बाहर जाने लगा। मगर गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, चोपड़ा तुसी इत्थे रहो। So I could hear the conversation. Guruji asked the middle girl, he says, गुरुजी ने कहा, इम्तिहान हो गया, की सब्जेक्ट सीगा? तो she said इको ऑनर्स। तो पास हो जाएगी? शी वॉज वेरी डाउटफुल, शी सेड आई एम नॉट श्योर कि पास होंगी। तो गुरुजी सेड, ओके, मैं तेरे ना फर्स्ट ईयर दे इको ऑनर्स दे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तू सारे सवाल के जवाब दे दिए तो तू पास है, अगर जवाब ना दिए तो फिर मुश्किल है। तो उन्होंने इको ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के कोर्स के 3 सवाल पूछे। उस लड़की ने कहा, वाकई ये 3 सवाल उस ईयर के कोर्स के थे, और 3 सवालों के वो जवाब नहीं दे पाए। जो गुरु जी के शब्द हम सुनते हैं ना, मैं अक्सर देखता हूँ, बहुत बार मैं सत्संग पे भी जाता हूँ, लोगों के घरों में भी करते हैं, मंदिर, बड़े मंदिर में भी जाता हूँ। एक एक जो शब्द या एक एक भजन वहां पे हम सुनते हैं, उसका बहुत डीप मीनिंग है। और काफी गुरुजी जब खुद थे तो वो खुद ही डिसाइड करते थे कि कौन सा शब्द भजन, कौन सा व्हाट विल बी प्लेड ऑन द, खुद करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ था कि ये भजन आज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ। कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली
जब मंदिर जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, उनके मोबाइल चालू होते हैं, कई व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, कोई मेल्स चेक कर रहे होते हैं, शब्द काफी कम सुनते हैं। कुछ लोग हैं आंखें बंद करके भी बैठे हैं और उनके दिमाग में कश्मकश इस तरह की चल रही है, मुझे नहीं मालूम। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अगर हम सब वो भी 1.5-2 घंटे जितने भी हम भजन सुनते हैं, 15% भी अगर हम भजनों को सुन लें ध्यान से और कुछ भी इम्बाइब कर ले, कल्याण हो जाएगा। 15%, विच इज नॉट आस्किंग फॉर टू मच। यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अगर आप 15-20 मिनट के भी भजन सीरियसली सुन ले, उनका मतलब समझने की कोशिश करें, आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक। आई थिंक आई मस्ट मेंशन, एक बार एक एल्डरली लेडी आई, 85 ईयर्स ओल्ड थी, गेटे क्लास में, नेबरहुड में कहीं रहती थी। गुरुजी जैसे बताया, गेटे क्लास में नए नए आए थे, वो आई सीधा गुरुजी के यहाँ पाँव के पास जाके बैठ गई। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसे दूर बैठो, शी वुडंट बच, ओ बली मैं नहीं हिलने वाली। और बोलने लगी, गुरुजी मेरे गोडे गए, मेरी माई नीज आर गॉन, अब मेरे को ठीक कर दो। सो गुरुजी आस्क्ड मी व्हाट इज योर एज, शी सेड 85। उन्होंने क्या 85 की होगी तो हुन नहीं गोडे खराब होने, वजन इतना देख अपना, इतनी मोटी है तू। अपने गुरुजी ने पूछा, कभी तूने एक्सरसाइज की है? फिर तू अगर एक्सरसाइज नहीं कर रही तो कोई भजन भोजन किए हैं कभी, तेरे को कोई पाठ वगैरह किया है, कभी गुरबानी पढ़ी है, कभी ओम बहुत सा बोला है? वो बड़े गुरुजी ने सवाल उसको किए, उसने कुछ लिए। तो नथिंग एल्स, एटलीस्ट इस उम्र में आके भगवान का नाम लिख लेना तो सीखो। एंड गुरबानी का पाठ कर दियो? शी सेड नो। इसे गीता का पाठ कर दियो? नो। इसने गुरुजी ने कहा कि ओम बहुत सा बोलती है? कहते नो। कहते गुरुजी सेड गेट अप नाउ। गुरुजी सेड गो बैक होम और जाके अपना पूजा पाठ करना सीखो। गुरुजी यूज्ड टू कॉल मेनी लेडीज एंड इवन मेन, लेडीज को कंफ्यूज आंटी, एंड पीपल मेन को बोलते थे इफ्स एंड बट्स, बिकॉज गुरुजी कुड सी ऑन देयर फेसेस ही इज कम। बिकॉज किसी ने बोल दिया कि गुरुजी के यहाँ चल जाओ, कल्याण हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, ये हो जाओगे, लोग आ जाते हैं। बट उनके दिमाग में इफ एंड बट है, बिकॉज जब घर से निकले थे उनको था कि यार किस गुरु के पास जा रहे हैं, यहाँ होगा क्या, क्या वो हमारे लिए करेगा, करेगा नहीं करेगा। people have so much of doubts। गुरुजी कहते थे लोग मेरे को ना टेस्ट करने आते हैं यहाँ कि गुरुजी करेंगे क्या। और इसमें मैं आपको एक दूसरी बात बताने वाला हूँ जो गुरुजी ने मुझे बताई। गुरुजी ने कहा कि आपको छोटे सिर में दर्द होती है, छोटी प्रॉब्लम होती है, आप मेडिसिन बॉक्स खोलते हो, गोली लेते हो, एनासिन, एस्प्रिन, सेरिडॉन, डिस्प्रिन, जो भी आपको सूट करता है वो आप ले लेते हो। उसके बाद आपका सिर दर्द नहीं होता ठीक, तो 2-3 दिन के बाद आप फोन करकाते हो अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर को। फैमिली डॉक्टर कहता है अच्छा चलो ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, कुछ टेस्ट उस कराता है, आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, हफ्ता हो गया। फिर डॉक्टर कहता है चलो किसी को दिखा लेते हैं, फिर वो स्पेशलिस्ट के पास भेजता है, फिर वो स्पेशलिस्ट आपसे 10 टेस्ट कराता है, फिर कभी MRI, ऐसे करते करते महीना 1.5 महीना हो गया, फिर किसी का ऑपरेशन हो जाता है, किसी का कुछ हो गया, तो आप ठीक नहीं हो रहे। तो जब 5-6 महीने ऐसे धक्के खा रहे हो डिफरेंट डॉक्टरों के पास, ऑल्टरनेट थेरेपी के पास, फिर जाके कोई आपको कहता है कोई गुरु आए, कोई गुरुजी है जो हील कर देते हैं, तो सब करने के बाद आप यहाँ आते हो। ये नहीं सीधा चल के आ जाते हो आप हमारे पास, जब सब कुछ फेल होता है तब गुरुओं के पास आते हो। और जब आप गुरु के पास आते हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अपनी मर्जी का टाइम, कोई फीस नहीं, कोई लाइन नहीं, आके बैठो, फ्री में पानी प्रसाद, फ्री में चाय प्रसाद, फ्री में भजन, फ्री में लंगर प्रसाद, एवरीथिंग एट योर पेस, एंड ऑल यू आर गेटिंग, ऑल फॉर सीकिंग ब्लेसिंग्स। और उसमें भी आपके पास पेशेंस नहीं है। आपको जब MRI के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी 10 दिन की वेट के बाद कि आप MRI होगा, या 2 दिन की वेट के बाद, और इतने पैसे लिए थे, आपके पास पेशेंस थी, बिकॉज आपको पता है वहां पे कोई चॉइस नहीं है आपके पास, अगर यहाँ पे आपके पास पेशेंस नहीं। सो द पॉइंट गुरुजी वाज मेकिंग इज दैट फॉर हेवन सेक, यहाँ पे कोई आपके अपने पेस पे आप आ रहे हो, अपनी डिसीजन से आ रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं खर्च रहे, और फिर सिर्फ भजन सुन रहे हो और ब्लेसिंग्स ले रहे हो, वो भी फ्री में। तो have some patience, which is I thought I must highlight। जैसे गोपाल सेठी अंकल ने कहा कि गुरुजी ना फौजियों के साथ और डॉक्टर के साथ बहुत। मैंने गुरुजी से एक दिन साफ ये सवाल पूछा, मैंने कहा गुरुजी इतने फौजी आपके साथ जुड़े, इतने डॉक्टर हैं, तो क्या आप फौजियों के लिए आपके पास इतना ज्यादा टाइम क्यों है? तो गुरुजी ने जो बताया, गुरुजी ने कहा जो फॉर टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु, जो इंडिविजुअल है उसका दिल दिमाग साफ होना चाहिए। कहते जो फौजी हैं, यंग एज 15 साल की उम्र में ट्रेनिंग के अंदर आ जाते हो आप लोग, वहां पे आपका खूब रगड़ा चढ़ाया जाता है, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन बनाया जाता है, फोकस क्लियर किया जाता है, जिस चीज पे आपका फोकस लगता है, चाहे ट्रेनिंग के टाइम या लड़ाई के जंग में, आपका फोकस बिल्कुल वहीं पे लगा। कहते इसलिए जो फौजी है, ही इज मोर क्विकली रेडी टू गेट ब्लेसिंग्स, ही बिकम्स ब्लेसिंग रेडी मच फास्टर, बिकॉज ही इज फोकस्ड। वो किसी के साथ जुड़ता है तो फिर दिल दिमाग से जुड़ता है। तो ही सेड आई फाउंड
दे ट्राई फ्रॉम द बिगनिंग, अदर देन कि गुरु जी ने कहा कि जो फौजी हैं बेचारे इतने मेहनत करते हैं, फैमिलियों से सेपरेटेड रहते हैं, दूर दूर पोस्टिंग रहती है, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, त्योहार अपनी फैमिलियों के साथ नहीं मना सकते। गुरु जी बोले इसलिए मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर ही है फौजियों के लिए, बट बिगर थिंग ही सेड इज कि फौजी इज रेडी टू टेक माय ब्लेसिंग्स सो मच फास्टर। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट ही सेड, ये जो डॉक्टर हैं उनको अपनी एलोपैथी या जो भी वो प्रैक्टिस करिए उनको पता है लिमिट्स। इतने लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, जब वो अपनी खुद की ट्रीटमेंट करते हैं उनको पता है कि उनके जो नॉर्मल एलोपैथिक है उनकी लिमिटेशन है, उनके साइड इफेक्ट हैं जो भी हैं, वो कई होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और चीजों लोगों के पास जा रहे हैं, वो गुरुओं के साथ जुड़ रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा इसलिए फौजी मेरे साथ जो डॉक्टर जुड़ता है वो भी क्लैरिटी के साथ जुड़ता है, उसका दिमाग क्लियर है कि मेरा इधर ही हल होने वाला। और इसलिए गुरु जी के साथ बहुत डॉक्टरों ने चमत्कार जो देखे, जैसे वो मैंने बताया मेजर जनरल जो स्कॉट्स गए थे वो सारे डॉक्टर जुड़ गए गुरु जी के साथ। उन्होंने कहा आपने हम यहाँ कर रहे हैं, लोगों को काट काट के उनको ठीक कर रहे हैं, या तो घर बैठे बैठे उनको ठीक कर दिया गया। सो दिस इज हाउ गुरु जी एक्सप्लेन टू मी कि डॉक्टर्स एंड फौजीज का कैसे वो इंपॉर्टेंस देते थे। गुरुजी ने मुझे कहा था, आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, एवरी टाइम आई एम स्पीकिंग, मुझके अंदर से एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी आती है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तब एक कर्नल रैंक का, ग्रुप कैप्टन रैंक का ऑफिसर था। गुरुजी ने मेरे को शुरू में ही बोल दिया था, चोपड़ा देखी चल हजे मैं तेनू किथे लेके जा। सो बिफोर ही पास्ड अवे यूज्ड टू टेल टू मेनी पीपल, आई ऑल्सो हर्ड फ्रॉम हिम कि ये तो देखना मेरे बाद की होना है, लाइना लगनी है गुरुजी से। बट आई एम वेरी प्राउड कि जिस तरह हम हमारे सारे ये लोग डिसिप्लिन तरीके से हम सब भगत या संगत और या सेवादार सारे गुरु जी के मंदिर और सत्संग को कोऑर्डिनेट करते हैं इतने डिसिप्लिन के साथ। आई फील वेरी प्राउड दैट। तो मैं बता रहा था कि मैं जब एयर मार्शल बना तो एक विजिट के लिए गया ग्वालियर, और ग्वालियर जब स्क्वाड्रन में गया तो ट्रेडिशनल जो सीनियर ऑफिसर्स है अपनी स्क्वाड्रन के बॉयज के साथ फ्लाइंग करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्लाई करूंगा। नॉर्मली सीओ फ्लाई खुद करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, जब कोई सीनियर ऑफिसर आता है, तो मैं अपने उस स्क्वाड्रन के सीओ के साथ फ्लाई कर रहा था। मिराज 2000 हमने टेक ऑफ किया, और आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ टेक ऑफ जब हम 11,000 फुट की ऊंचाई पे थे तो एक बड़ा बैंग हुआ जहाज के अंदर पीछे कहीं से। हमने जब इंस्ट्रूमेंट्स पे देखा तो हमें पता लगा कि इंजन फेल हो गया है और इंजन के अंदर फायर हो गई है, क्योंकि इंजन की टेम्परेचर बहुत बढ़ गई थी, आरपीएम वगैरह डाउन हो गया था। तो हमें मालूम था मिराज सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, वी न्यू दैट नाउ वी मेड एन अटेम्प्ट टू स्टार्ट, मगर वो स्टार्ट नहीं हो सका बिकॉज अंदर कुछ टूट चुका था, तो स्टार्ट नहीं होगा, वो इंजन एक्चुअली सीज कर गया था। तो फाइनली हमको बहुत फ्यू सेकंड्स के अंदर जहाज में से इजेक्ट करना था, और जो इजेक्शन है ना वो बहुत फोर्स के साथ इजेक्शन सीट फायर होती है, फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है। 18-19 कार्ट्रिज एक सीक्वेंस के अंदर या रॉकेट्स बड़े सीक्वेंस के अंदर फायर करते हैं, और बड़े शॉर्ट पीरियड में 2.5 सेकंड के अंदर सारा कुछ कंप्लीट होना होता है। मगर 40 साल की उम्र के बाद के जो भी लोग होते हैं जो इजेक्ट करते हैं, उनको अक्सर कोई ना कोई बैक या नेक रिलेटेड प्रॉब्लम रह जाती है, बिकॉज इतनी फोर्स से तुम इजेक्ट करते हो कि कंप्रेशन हो जाती है आपकी बैक में या नेक में। और ये मुझको भी बहुत डर था कि आज अगर वो हो गया तो मैं आई कुड बी बेड रिडन और हैव सम प्रॉब्लम्स लेटर इन माय लाइफ। तो मैं अपनी बॉडी को तैयार कर रहा था इतनी फोर्स लेने के लिए। सब कुछ दिमाग में सेकंड्स में होता है, मतलब क्योंकि थोड़े ही सेकंड में सब कुछ होना था। मगर उस टाइम मेरे दिमाग में 2 बातें, एक तो मैंने खुद को बोला कि आज मेरी लाइफ के की सारी ट्रेनिंग का एक टेस्ट है। मगर उससे पहले बाद में मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी आपने एक दिन मेरे सिर पे और मेरे शोल्डर पे हाथ रखा था, आज भी गुरु जी मेरे शोल्डर और सिर पे हाथ रखते। बस उसके बाद सीट का हैंडल खींचा, फायर कर गए। वो 2.5 सेकंड ना ऐसे लगते हैं जैसे कभी खत्म नहीं होने वाले, आंखों के आके अंधेरा और उसमें जैसे तारे चमक रहे होते हैं, वैसी फीलिंग आती है जब आप इजेक्ट करते हो। इट्स अ बिग थिंग टू इजेक्ट। और मेरी उम्र थी 59 ईयर्स 2 मंथ्स, विच इज वेरी ब्राइट। दुनिया में आज भी कोई एयर मार्शल नहीं है मेरे अलावा जिसने किसी फाइटर जहाज से एयर मार्शल के रैंक में इजेक्ट किया। तो 2.5 सेकंड के बाद जब पैराशूट खुला और मैंने धरती देखी, चंबल की घाटी नीचे थी, वो मैंने चंबल नदी दूर जाती हुई देखी, मैंने कहा गुरुजी यू हैव ब्लेस्ड मी अगेन। आज भी मैं जब ये बात करता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ इमोशन दैट आई फेल्ट दैट नाइट, दैट आई एम अलाइव अगेन। एंड आज मैं आपके साथ इतने एंथुसियास्टिकली सत्संग कर पा रहा हूँ एट द एज ऑफ 71 ईयर्स। मुझे इसका भी गर्व है कि गुरुजी ने मुझको सिर्फ ब्लेस नहीं किया, वो मेरे को कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ एंड टू कंप्लीट। मेरे को 1000 सत्संग करने हैं, तो गुरुजी का हुक्म है, वो मैं हुक्म पालन करूंगा, करता रहूंगा, और गुरुजी की दया रहेगी। गुरुजी की खास फ्रेग्रेंस होती थी,
हर बार हम गुरुजी के यहाँ जाते थे, जरूरी नहीं हो फ्रेग्रेंस हमको आती थी, एक सैंडलवुड, चंदन और रोजेस का मिक्सचर फॉर्म की वो फ्रेग्रेंस गुरुजी के यहाँ से आती थी। मेरे को लाइफ में जब गुरुजी नहीं थे हमारे पास, 5-6 बार ही सिर्फ वो फ्रेग्रेंस आई है। तब लगता है कि गुरुजी पास से गुजर रहे हैं या आके आपके पास खड़े हो गए हैं। वो मैंने नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगं ने उस फ्रेग्रेंस का एक्सपीरियंस किया है। मुझे बहुत लोग जो मेरा सत्संग सुनते हैं, कई लोग जो नई नई संगत है, वो फोन करते हैं, मेरा फोन ढूंढ लेते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई फोन करता है, बिकॉज लोगों के दिमाग में इफ एंड बट है। वो इफ एंड बट क्लियर करना हमारा ओल्ड संगत का काम है, कि वो उनको सही दशा दिखानी और उनको करेक्ट करने का, कंडीशनल कनेक्शन बनाने का रास्ता दिखाना। कई लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे कोई रिचुअल्स करना है। मैंने कई बार समझाया कि यहाँ पे गुरु जी का पैटर्न बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई रिचुअल नहीं है, कोई जादू टोना नहीं हमको करना है, कोई इधर उधर की तरीका नहीं है। पैटर्न बिल्कुल सेट है, बड़े मंदिर में भी सेट है, घर जो सत्संग हम अटेंड करते हैं उसमें एक पैटर्न सेट है। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर में 1 स्वरूप, 2 स्वरूप, 4 स्वरूप, 10 स्वरूप, मेरे हर कमरे में स्वरूप लगा है। मेरे पीछे आप स्वरूप देख रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी है। पर कोई स्पेशल नहीं है कि रोज चाय बनाओगे, बेटी नहीं पियोगे जितनी देर गुरु जी के यहाँ चाय, और कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लिव योर नॉर्मल लाइफ, वो ही आपको इंटरनल स्ट्रेंथ देता है। मैं जब भी कहीं भी सत्संग के लिए जाता हूँ, डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोचेस देखते हैं। मैं अक्सर लोगों की शक्लों की तरफ देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि कई लोगों के फेस में कश्मकश नजर आ रही है, इवन दो वो सत्संग पे आए हैं और भजन सुन रहे हैं, पर कुछ लोगों के फेस पे पीस नजर आता है। वो मेरे को देख के बड़ी खुशी होती है। जय गुरु जी।